अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो व हज़रात। आज हम वंडर वुमन की 12th एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मेरे साथ आज एक बहुत ही मज़ेदार सी मेहमान है जिसके साथ हम बड़ी मज़े-मज़े की बातें करेंगे। और उनसे बात करने से पहले एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो यूजुअली ये अज़्यूम किया जाता है कि एज़ इफ ख़वातीन जो हैं, वो मर्दों से कुछ हकूक़ हासिल करने की बात कर रही हैं या वो अपने पैरों पर खड़ा होने की बात कर रही हैं, और उसमें उन्हें जो डिफिकल्टीज हैं वो सिर्फ दूसरी सिंफ से ही आएंगी, यानी मर्दों से आएंगी। जबकि हम जब प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं या हम घर के सिस्टम के ऊपर देखते हैं, तो ज्यादातर ये डिफिकल्टीज जो हैं खवातीन को दूसरी खवातीन से आ रही होती हैं। सो ऐसे में जहाँ पे अपनी जात को हम बिल्ड करने की बात करते हैं, उसमें एक अहम चीज ये भी है कि हम अपने साथ साथ दूसरी खवातीन को भी बिल्ड करने की बात करें, और ऐसा बहुत कम लोग करने की तरफ जाते हैं। मेरी आज की जो मेहमान है, उनका जो बुनियादी काम है वो खवातीन के हवाले से है कि वो खवातीन को एम्पावर करना चाहती हैं, और बुनियादी मैसेज भी यही है कि अगर हम एक दूसरे के लिए खड़े हो जाएं, तो ना सिर्फ हम अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, बल्कि अपनी जैसी बहुत सारी दूसरी खवातीन की मदद भी कर सकती हैं। ये वो करती कैसे हैं, उनसे पूछते हैं। जी नम्रा, नम्रा नासिर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नम्रा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? क्या हाल है आपके नम्रा? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं जब आपका इंट्रोडक्शन पढ़ रही थी तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। आप व्लॉग भी बनाती हैं, वीडियो लॉग्स बनाती हैं, फिर आप राइटर हैं, आप ट्रेनिंग करवाती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काफी काम आप करती हैं, स्टूडेंट्स के हवाले से, यूथ के हवाले से, एनवायरमेंट के हवाले से। ये सफर शुरू कहाँ से आपने किया? पढ़ाई आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर की, एंड देन यू स्टार्टेड योर करियर एज ए ट्रेनर। सो जर्नी थोड़ा सा अपना क्लियर करती चलिए। अच्छा, मैंने स्टार्ट एक्चुअली मेरा करियर का थोड़ा पहले ही हो गया था, इवन ग्रेजुएशन से भी पहले। बिकॉज वो था कि पॉकेट मनी होनी चाहिए, पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए वो वाली। और थोड़ा है ना, अपनी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है। लेकिन जब मैंने मास्टर्स किया था सोशियोलॉजी में इन 2014, तो उसके बाद से आई गॉट दिस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ट्रेनिंग एंड उस वक्त तो खैर मुझे टीचिंग का ज्यादा था, क्योंकि मेरी मदर खुद टीचर हैं, तो मेरे पे उनका बहुत इम्पैक्ट है और मैं अपने टीचर से बहुत ज्यादा इंस्पायर होती थी, आइडियलाइज करती थी। तो मुझे टीचिंग की तरफ जाने का था। एंड देन आई रियलाइज कि टीचिंग जो है वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड एक वो बॉक्स बन गया है, एंड यू कैन नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग which is creative and which is not written in the curriculum, and because वो उससे बाकी जो हैं टीचर्स और बाकी स्टाफ जो वो इनसिक्योर हो सकता है। तो फिर आई शिफ्टेड टुवर्ड्स ट्रेनिंग, क्योंकि इसमें आपको क्रिएटिविटी प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। ऑल्दो यू हैव टू फॉलो अ सेट पैटर्न, बट स्टिल यू कैन ऐड अप थिंग्स, और आप लोगों को वाकई वाकई उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उनको यू कैन मेक देम थिंक, यू कैन change their direction, मतलब that is why I shifted towards training. और जहाँ तक मेरा एजुकेशन पॉलिसी का ताल्लुक है, तो उसका भी रीजन यही था कि आई वांटेड टू स्टडी इन डेप्थ, कि मतलब किस तरह से कंपैरेटिवली कि पाकिस्तान के अलावा किस तरह की कंट्रीज हैं जिनकी एजुकेशन पॉलिसीज उनको कह रहे कि उनकी नेशनल फेलियर का बाइस है, और कौन सी जो नेशनल सक्सेस का बाइस है। तो मैं बड़ी इंस्पायर हुई थी फिनलैंड के एजुकेशन पॉलिसी से। So that is why I moved towards education policy and then towards training, और फिर वो सारा उसी को कंटिन्यू करती रही। शी फॉर हर का कॉन्सेप्ट कब आया आपके जहन में? आपको क्यों लगा कि खवातीन से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, सो हमें एक दूसरे को भी एम्पावर करने की तरफ जाने की जरूरत है? शी फॉर हर वैसे तो ये मेरी लाइफ की स्टोरी है। इट्स आप बचपन से लेके बड़े होने तक आप जितना भी अपने ऊपर इन्फ्लुएंस देखते हो, बिकॉज एक तो ये कि फैमिली में आपका सबसे ज्यादा जो इंटरेक्शन होता है वो घर की फीमेल्स के साथ होता है। बिकॉज फीमेल्स जनरली जो काम नहीं करती हैं, जो काम करती हैं तब भी वो ज्यादा परवरिश की तरफ, वो ज्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्शन और ये सब उसकी तरफ ज्यादा होती हैं। दूसरा ये है कि उसी के दौरान मैंने ये भी देखा कि जहाँ पे एक तरफ लाइक माई मदर, लाइक माई सिस्टर्स, लाइक मेनी वुमेन इन माई लाइफ जिन्होंने मुझे बूस्ट दिया है, जिन्होंने मुझे अपलिफ्ट किया है, मेरी कुछ टीचर्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, उसी तरफ कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जिनकी वजह से आई हैव रिसीव्ड रियली बैड सेटबैक्स इन माई लाइफ, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो। तो मुझे ऐसा लगा कि और देयर वाज नो अदर रीजन एक्सेप्ट दैट शी वाज इनसिक्योर बिकॉज she was standing against a woman.
चाहे वो किसी रिश्ते में थी, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में आपके अगेंस्ट थी, चाहे वो आपके साथ किसी और पैरेलल किसी कॉन्फ्रेंस में आपको मिली, मतलब अजीब अजीब इनसिक्योरिटी है खवातीन को। मुझे उस वजह से दिस कॉन्सेप्ट स्टार्टेड पाउंडिंग इन माय हेड कि नहीं यार, इसके ऊपर बात होनी जरूरी है। और हम जितनी ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं उसमें सारा टाइम हम मर्दों को ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन कि जी मर्द बीवियों को मारते हैं, मर्द ये करते हैं, मर्द वो करते हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें कि वो मर्द किसी खातून के भी बेटे होते हैं ना। ठीक है, वालिद का इन्फ्लुएंस है। अगर बाप आपकी माँ को अच्छा ट्रीट कर रहा है तो आप भी कल को अपनी वाइफ को अच्छा ट्रीट करोगे। लेकिन अगर आपकी माँ को ये नहीं सिखा रही कि तुमने अगले घर से किसी को यहाँ लाना है इस घर में और तुमने उसको इस तरह ट्रीट करना है, तब तक वो नहीं समझेगा। इट्स टू वेज। फादर्स का इन्फ्लुएंस बेशक सन्स पे होता है, लेकिन जो मदर का इन्फ्लुएंस अपने बच्चों पे होता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। और अगर मदर्स अपने बेटों को, माओ के पास टाइम भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द टाइम फादर, होता है, कि पावर वो होती है। बच्चे को ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की तरफ जा सकती है। बिल्कुल। बच्चे जनरली, मतलब मैं ये नहीं कह रही, ऐसे भी लोग हैं जो अपने फादर्स के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, उनका अपने मदर्स से इतनी दोस्ती नहीं जितनी फादर्स से, लेकिन ज्यादातर लोगों का अपनी मदर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और अगर मदर्स एक एग्जाम्पल सेट करें और अच्छे अच्छे मैसेजेस दें अपने बच्चों को, अच्छी ट्रेनिंग दें, तो इतना प्रॉब्लम ही ना है जो कि चल रहा है सोसाइटी में। और मैंने तो बहुत अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने बड़े करीब से देखा है ऐसी खवातीन को जो अपने बेटों को ये कहती हैं कि चल मैं तेरी दूसरी कराती हूँ। तो और अपने पोते पोतियों के सामने वो ऐसी बातें कर रही होती हैं, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो मर्द आगे से खातून को अच्छी तरह ट्रीट करेगा। यानी कहीं ना कहीं ये शय जो है ये हमें नजर आती है। खासतौर पे मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर देखा है कि ज्यादातर खवातीन जो थोड़ी टॉप पोजीशन पे आ जाती हैं, दे बिकम बिटर। आई डोंट नो वो अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, क्योंकि किसी भी खातून के लिए किसी टॉप पोजीशन पे पहुंचना यकीनी तौर पे ये आसान नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम हर मुश्किल दौर के अंदर अपनी फेमिनिटी को इम्ब्रेस करें और खुद को बिटर ना होने दें, बल्कि ज्यादा हम्बल, ज्यादा पोलाइट हो जाएं, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी केयर की, अपने ऊपर भी काफी काम किया इस प्रोसेस के दौरान। लेकिन अगर हमने सिर्फ करियर के ऊपर फोकस किया और अपनी जात पे फोकस नहीं किया, तो मे बी ये प्रोसेस इतना मुश्किल है कि ये हमें एट द एंड जो है वो बिटर बनाने की तरफ जाए। दूसरी एक अहम नुक्ता जो मैं यहाँ पे जिक्र करती चलूं आपकी बात के साथ साथ, कि एक और कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ ये है स्केर्सिटी का, कि जैसे हमें लगता है कि अगर कोई एक सक्सेस मौजूद है, मैंने अगर अचीव ना की तो दूसरा कर लेगा। सो यहाँ पे हमें कुछ अबंडेंस माइंडसेट की भी जरूरत है, जिसका मतलब है कि सक्सेस हर एक के लिए बेतहाशा मौजूद है। हर शख्स अपनी मेहनत करके अपने हिस्से की कामयाबी जो है वो वसूल कर सकता है। आपने वैसे ही उसका क्रक्स निकाल दिया है पूरे पॉइंट का। और मैं इसको इसी तरह एलाबोरेट करूंगी कि बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि व्हेन द वुमेन रीच ऑन टॉप, वो एक तो वो पहले ही बहुत मुश्किल से पहुंचती हैं बिकॉज दे हैव फॉट अ ह्यूज सेट ऑफ पेट्रियार्कल माइंडसेट। मतलब वो कह लें कि मर्दों की फौज से लड़की टॉप पे आई होती है। तो उनका माइंडसेट एक तो ये होता है कि मुझे अब मर्दाना होना है, क्योंकि मेरी जो फेमिनिटी है वो यहाँ पे काम नहीं आएगी, दैट इज गोइंग टू हार्म मी इवेंचुअली। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांग बन के रहना है। अब वो स्ट्रांग बनने के चक्कर में वो ये भी सोच लेती है कि मुझे पीपल प्लीजर भी बनना है। और पीपल मेजोरिटी कौन है? मेल्स। फीमेल्स वर्क प्लेस में अभी भी बहुत थोड़ी हैं। आप इवन जो वर्क प्लेस में रेशियोज आ रही हैं कि जी फीमेल्स का इतना कोटा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उसके बावजूद द वुमेन इन डिसीजन मेकिंग पोजीशंस आर वेरी लेस। यही बात अब मेरा अभी रिसेंटली जब मैं कनाडा गई थी, वुमेन डिलीवरी प्रोग्राम था उसमें, तो जॉनसन एंड जॉनसन ने मुझे उसके लिए एक पैनल के लिए इनवाइट किया था। एंड थीम ऑफ दैट वाज इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन मेंटरशिप। और उसमें सारा कुछ इसी चीज के गिर था कि women do not become mentors. They become, they just become the head or the boss, and then they do not try to help others grow. स्पेशली जो टॉप पर आ जाती है, ऐसे बहुत रेयर है कि वो किसी और को भी ग्रो करने में हेल्प करें। उन्हें वो इनसिक्योरिटी हो जाती है कि मेरे लेवल की आ गई ना तो ये सीट मुझसे छीन जाएगी, तो बस बाकी को नीचे रखना है। और एक बड़ी मुझे नहीं पता ये मैं कह सकती हूँ नहीं, लेकिन मुझे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और ये काफी ज्यादा इस सेक्टर को ऑब्जर्व करने के बाद है कि देयर इज दिस hypocrisy and there is this fake kind of imposter syndrome, I think इसको बोलते हैं, कि you are
pretending that you're very nice and you love women and you're very supportive for women and you're empowering them, but they're only those women who can never reach equal or above you. सिर्फ उन खवातीन, अब जैसे आप गाँव में तो यूर और अपने साथ जो आपके पैरेलल आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, आपने हायर की हुई है बंदी और आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हो, उसको मैलट्रीट कर रहे हो, तो ये बड़ी अजीब क्रीपी सी सिचुएशन है जिसमें खवातीन ने खुद को डाला हुआ है और उसकी वजह से वो अपने ही जेंडर को सफर करवा रही है। लेकिन फिर पता नहीं वो कौन सी वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है। लेकिन मुझे ये बहुत एक स्पेसिफिक लोगों की बात कर रही हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द वुमेन वर्किंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन मुझे लगता है, जैसे मुझे तकरीबन 22 साल हो गए हैं काम करते हुए और मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे इस दौरान। मैं वर्क के हवाले से खासतौर पे बात करूंगी कि बहुत सारी खवातीन से मिलके कंफर्टेबल आप नहीं फील करते, बिकॉज वो एक डिस्टेंस मेंटेन रखने की तरफ जाती हैं। लेकिन जब मैं beneath the surface इसको देखती हूँ तो मुझे यही लगता है कि ये सारा प्रोसेस इनके लिए मुश्किल था, क्योंकि खवातीन भी तो आजकल ट्रांजिशन फेज के अंदर हैं। हम घरों से निकल के अब हम ऑफिस में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक घर के अंदर, जहाँ पे हमें घर के अंदर टॉप पोजीशन हासिल नहीं है, वहां पे जाके हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप पोजीशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वहां पे हमारे अंडर बहुत सारे सबॉर्डिनेशन के अंदर मेल भी आते हैं। तो ये एक काफी जंग है जो हम बज़ाहिर तो लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी जात को, अपने वुमेनहुड को एम्ब्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से डिफिकल्टीज डेवलप होती हैं। सेकेंड, एक और चीज मैंने माशरे में ऑब्जर्व की है कि जब कोई बच्ची ज्यादा नाम पैदा करने लगती है तो यूजुअली उसको बेटा होने से एसोसिएट किया जाता है, उसको बेटी होने से एसोसिएट नहीं किया जाता। जिसका मतलब है हमें इस माइंडसेट को भी बदलना है कि अगर कोई लड़की स्ट्रांग हो सकती है तो वो बीइंग गर्ल भी हो सकती है। उसके लिए ये कहने की जरूरत नहीं कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो मेरा बेटा है, क्योंकि ये आगे बढ़ रही है, जिंदगी में तरक्की कर रही है या कामयाबियां हासिल कर रही है। तो ये माइंडसेट जो है ना कि ये काम सिर्फ बेटे ही कर सकते हैं, ये भी हमें कहीं चेंज करने की जरूरत है। सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं गुफ्तगू के अंदर। ये जो ट्रेनिंग से आप दूसरों को बदलने की तरफ जाती हैं, देन आपने एक शॉर्ट वीडियो बनाई जो कि शी फॉर हर थी। सो आप बता रही थी कि ये स्टोरी आपकी जिंदगी से काफी रिलेट करती है। सो है क्या इसके अंदर? इसके अंदर मल्टीपल रोल्स हैं जो कि मैंने ही प्ले किए हैं, और मेरी एक फ्रेंड है सारा, शी हेल्प मी, क्योंकि आई नीडेड समवन टू हैंडल द कैमरा एंड आई नीडेड समवन जो मतलब मुझे मेकअप में बता दे कि हाँ ठीक है अब तुम डिफरेंट कैरेक्टर लग रही हो। तो शी वाज द वन हु वाज देयर, सो अगेन शी फॉर हर। एंड देन माय मदर वाज वेरी सपोर्टिव इन दिस, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रोल्स भी हैं जो कि शायद कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, बट माय मदर एंड माय सिस्टर्स दे वर वेरी सपोर्टिव कि नहीं करो, एंड दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रांग दैट यू आर पुटिंग आउट देयर। कॉन्सेप्ट यही था, और मैंने आपको जैसे पहले मैं आपको बताई थी कन्वर्सेशन में कि इट वाज काइंड ऑफ अ मिस्टेक। आई वाज सपोज्ड टू मेक अ फनी वीडियो लेकिन फॉर वुमेन्स डे, और मेरे से वो हुआ नहीं। I couldn't, I just had to talk about this because इसको खवातीन एक्सेप्ट नहीं करती हैं। मैं ऐसी खवातीन को जानती हूँ जो कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशंस पे हैं, हुआ वर्किंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। और जहाँ आप बात की थी उसमें एक वो एन फ्राइडमैन कहती है ना कि उसकी थियोरी है द शाइन थियोरी, कि इफ यू शाइन आई शाइन। तो ये सारी जो फिल्म है ये इसी बारे में थी, शॉर्ट फिल्म, कि if you are fighting for your rights from men, so what about the rights that you are sabotaging your own self? आप वो जो किसी ना किसी, कभी आपकी मेड हो गई, कभी आपकी बेटी हो गई, कभी आपकी बहू हो गई, कभी नंद हो गई, कभी आपकी बहन हो गई, कभी आपकी सास हो गई, किसी ना किसी फॉर्म में आप किसी ना किसी, कभी आपकी फ्रेंड हो गई, आप ज्यादती कर रहे हैं। कभी आप रिक्रूटिंग पोजीशन पे हैं, कभी आप खुद रिक्रूटेड हैं और वो आपकी बॉस है, एंड यू आर बीइंग अनफेयर। तो फिर अगर आप जेंडर जेंडर के ऊपर इतनी बात करते हैं तो यहाँ पे आके जेंडर कहाँ जाता है, यहाँ पे वुमनहुड कहाँ जाती है, यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ जाती है? तो इट वाज काइंड ऑफ यू नो लाइक आईना दिखाने वाली बात थी, और कई लोग आईना तोड़ने पे तुले हुए हैं, इसके बावजूद भी खवातीन स्पेशली जो एक्सेप्ट नहीं कर पाती इस बात को कि हाँ हम भी गलत करते हैं। लेकिन काफी सारी ऐसे लोग हैं, मेल्स फीमेल्स को, जिन्होंने इसको काफी एंडोर्स किया। तो आई एम ग्लैड इफ इट्स इवन मेकिंग पीपल थिंक in the other direction for once, चाहे वो इससे एग्री करें या ना करें। आई थिंक मेरा काम हो गया। इसके साथ साथ आप और भी काफी शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो बना रही हैं, वो ज्यादातर किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हैं? जो मैं जो YouTube के ऊपर कर रही हूँ वो अलग है, जो मैं शॉर्ट फिल्म्स बना रही हूँ वो अलग है।
बिकॉज शॉर्ट फिल्म एक सीरियस जॉनरा है, और वो मेरा एक प्रोजेक्ट है तस्वीर, उसके अंडर हो रहा है, दैट इज यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड आर्ट फॉर सोशल वेलबींग, एक्विटी, इंक्लूजन एंड रेजिलियंस। तो उसमें आई ट्राई टू एंगेज यंग पीपल एंड दे वर्क विद मी, और हम उन शॉर्ट फिल्म्स को स्क्रीन करते हैं एंड वी टॉक अबाउट दोज, जिस भी तरह से पैनल डिस्कशंस हो गई या इस तरह से। और जहाँ तक जो यूट्यूब वाला कंटेंट है, that is a different thing. That's like me delivering a funny, कह रहे sugar coated pill दे रही हूँ मैं for delivering social messages, मैं and it generally has a lot of humor in it ताकि लोग engaged रहें। मैं इसमें बाद में आती हूँ जो आपका फनी कंटेंट है, बिकॉज वो मेरा बड़ा फेवरेट है। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट योर शॉर्ट फिल्म, सो देन कम टुवर्ड्स दैट। ठीक है, हाँ, तो शॉर्ट फिल्म मैंने फिर चाइल्ड अब्यूज पे एक बनाई है, चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन पे, इट्स अ शैडो फिल्म अगेन। और इसके अंदर यही है कि चाइल्ड अब्यूज सिर्फ एक सेक्सुअल अब्यूज नहीं है, वो आपकी अपने बच्चे की तरफ नेग्लिजेंस भी हो सकता है, जो लोग मेड्स के पास छोड़ देते हैं पूरा पूरा दिन, मतलब उनको पूछते ही नहीं है। और फिर ऐसे पेरेंट्स जो कि बच्चे जब स्कूल में मार खा के आते हैं तो वो अपने घर आके किसी को बता नहीं सकते। अगर किसी लड़की को रोड पे कोई दुपट्टा उसका छेड़ जाता है तो माँ उसको घर पे कहती है कि तुम खामोश रहो वरना कल तुम्हें अब्बू घर से नहीं निकलने देंगे, एंड स्टफ लाइक दैट। तो मतलब अब्यूज सिर्फ वो सेक्सुअल नहीं है, वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर किस्म की अब्यूज है जिससे बच्चे गुजरते हैं। एंड व्हेन दे ग्रो अप, वो उनके अंदर वो, बल्कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर जानती हैं कि इसका कितना शदीद इम्पैक्ट होता है ऑन दैट चाइल्ड्स पर्सनालिटी। और वो 15-16 साल तक वो बच्चा इतना पक्का हो चुका होता है कि उसकी हैबिट्स, उसका माइंडसेट और स्पेशली उसका डिप्रेशन अगर उसको हो जाए इन चीजों की वजह से, तो वो बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वो बड़ी उसके ऊपर थी, तो चाइल्ड, उसका नाम है इनफ। और थर्ड जो बनाई थी वो फैमिली प्लानिंग पर थी, विच वाज उसकी थीम ये है कि मतलब सिर्फ खवातीन ही नहीं बल्कि मर्दों का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, कि वो फैमिली को प्लान करके चले। बच्चे ज्यादा हो थोड़े वो आपकी अलग बात है, लेकिन आप प्लान जरूर इस तरह से करें कि एक तो मदर की हेल्थ स्पेशली देखी जाए, उसके अलावा बच्चों की हेल्थ और बच्चों की परवरिश के हिसाब से आप ये देखें कि आप उनको वो लाइफ, वो स्टैंडर्ड दे पा रहे हैं जो आपसे बेहतर हो, आपकी लाइफ से बेहतर हो, जैसा आपने गुजारा है उससे बेहतर आप अपने बच्चों के लिए कर पा रहे हैं या नहीं। बिकॉज ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप बच्चे कर करके छोड़ी जाएं और उसके बाद उनकी परवरिश में आके आपको प्रॉब्लम्स आने लग जाए, तो क्या फायदा है इस तरह की फैमिली बनाने का। फैमिली मीन्स दैट यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके अंदर मेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली उसका जो थीम है, and that was for I think population welfare के लिए बनाई थी वो। मैं जो एक बात अपकमिंग है करना वो इंशाल्लाह मेंटल हेल्थ के ऊपर खासतौर होगी। पे ये जो चाइल्ड अब्यूज की वीडियो है उसके हवाले से, कि आपने सही कहा कि सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज ही बच्चों के हवाले से अहम नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो फिजिकल अब्यूज है और जो साइकोलॉजिकल अब्यूज है वो भी उतने ही अहम हैं और कंसिडर किए जाने वाले हैं। ज्यादातर बच्चे जो हैं वो मेरे और आपके समेत बड़ी आसानी से माओ के थप्पड़ जो हैं वो हम महसूस करते हैं, हम बर्दाश्त भी करते हैं और हमें लगता है कि ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी है। कोई भी माँ जब अपने बच्चे को थप्पड़ मार रही होती है या फादर मार रही होती है तो कोई बंदा ये नहीं कहता कि ये नहीं करने वाला काम है। और मेरा स्ट्रांगली बिलीव इस चीज पे है कि अगर आज से हम सारे लोग ये तहैया कर लें कि हमने अपने बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना और फिर इसको मुमकिन बनाए, तो आइंदा आने वाले 10 से 15 सालों में फिजिकल तशद्दुद जो है हम उसको ऑल टुगेदर खत्म करने की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ ये एक छोटा सा एक्शन जो है ये बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल सकता है और हमारे माशरे के अंदर एक नई तब्दीली ला सकता है। एक और बात जो आपने फैमिली प्लानिंग के हवाले से बात की, अक्सर मैंने देखा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पूरे कुंबा जो है वो वहां पे इकट्ठा होता है और मुबारकबादें दे रहा होता है, मिठाइयां लाई जा रही होती हैं। और ऐसे में जो खातून है जिसने बच्चा अभी डिलीवर किया है उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं होती और देखा नहीं जाता कि वो उस दौरान किस तकलीफ में से गुजर रही है, चाहे वो डिलीवरी जो है वो नॉर्मल है या सिजेरियन है, वो किस तकलीफ में से गुजर गया। हर शख्स जो है वो नए बच्चे की आमद पे खुश होता है। सो बहुत कम मेरे ख्याल में हमारे यहाँ इस चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई एक माँ जब एक बच्चा पैदा करती है तो 9 माह के दौरान वो उसके जिस्म से खून, खुराक, हर चीज ले रहा है। सो इट वीकन्स हर बॉडी, इट वीकन्स हर मेंटल हेल्थ। सो उसको एक प्रोसेस चाहिए आगे रिकवर करने के लिए, लेकिन हर साल एक नया बच्चा जो है
वो यकीनी तौर पे उस माँ की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे काफी ज्यादा असरात जो है वो मुरतब करता है। इंतहाई अहम टॉपिक है। शी फॉर हर को ले ले, चाइल्ड अब्यूज को ले ले, फैमिली प्लानिंग को ले ले, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हमारे यहाँ बहुत कम बातचीत की जाती है और ज्यादातर समझा जाता है कि अगर इन्हें अंडर द कार्पेट फेंक दिया जाएगा तो शायद लोग खुद ही एहसास करना शुरू होंगे, बट इसके ऊपर आवाज उठानी जरूरी है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं बात करना चाहूंगी खास तौर पे आपकी फनी वीडियोस के हवाले से, कि मैंने जब आपकी फनी वीडियोस देखना शुरू की तो मुझे लगा कि शी इज अ वेरी प्रिटी गर्ल, स्मार्ट है और यंग है, और आपकी एज में हर बच्ची हीरोइन बनने का सपना देखती है। पहली थॉट आपकी वीडियोस देखकर मेरे जहन में ये आई कि व्हाई डिड यू चूज अ कॉमेडी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, वेयर एज यू कुड बिकम अ हीरोइन इजीली। ये कहाँ से थॉट आ गई कि मुझे हीरोइन की बजाय कॉमेडी में जाना है और मुझे वहां अपने आप को एक्सप्रेस करना है? अच्छा उस्मा, अगेन मैं कहूंगी क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप ये साइकोलॉजी मुझसे बहुत बहुत बेहतर जानती होंगी। हमने हीरो और हीरोइन किसको बनाया है? वो जो हसीन लगता है, वो जो डांस अच्छा कर लेता है, वो जो एक्टिंग अच्छी कर लेता है, जो आंसू अच्छे बहा लेता है, उसको अवार्ड मिल जाता है, जी वाह बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट हीरोइन। लेकिन अगर आप रियल लाइफ की तरफ आए तो हमारे हीरोज कौन होने चाहिए? वो लोग जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे, वो लोग जिनकी बात से, जिनके एक्शन से कोई ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो। अल्लाह मैंने शक्ल दे दी है जैसी भी दी है, ठीक है भाई, हीरोइन लगना होगा लग लेंगे, नहीं लगेंगे तो भी कोई मसला नहीं, बट हाँ जो दिमाग दिया है ना उसको जंग नहीं लगना चाहिए। बात सारी यहाँ पे। और मेरा इसीलिए अब मैंने एक चीज बहुत ज्यादा स्टडी की है कि सेलिब्रिटीज जो होते हैं उनके ऊपर जो उनका अगर डाउनफॉल आए तो उनके ऊपर वो डिप्रेशन का फेज क्यों आता है। उसका रीजन ये है कि वो दे गिव अप ऑन देयर फिजिकल अपीयरेंस एंड देन पीपल से हाउ है कितनी मोटी हो गई, हाउ है कितना बुढ़ा हो गया, हाउ है इसके ऊपर तो रिंकल्स आ गए। आई थिंक कि दैट इज नॉट व्हाट हीरो और हीरोइन शुड बी अबाउट। आई थिंक हीरोज ये होने चाहिए, जैसे मैं आपसे बात करी थी कि जैसे अनवर मकसूद और मोइन अख्तर का जो पेयर था, वो लूज टॉक का जो एक वो चलता था, मतलब उसने इतने इतने दिमाग बदले हैं। इस तरह बुशरा अंसारी का जो सार्केज्म था और जो ये सटायर के ऊपर जो ये लोग कंटेंट बनाते थे, वो दैट वाज क्वालिटी। अगर हम भी उसी डगर पे चल पड़ेंगे कि ठीक है मैं भी लहंगा घुमा के और मेकअप करके दिखा दूं और मैं बस लग लूं, वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे लग लूंगी, लेकिन जो इम्पैक्ट मुझे क्रिएट करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने ये जॉनर चूज किया, बिकॉज ह्यूमर किसको पसंद नहीं आता, हर कोई हंसना चाहता है इस दुनिया में। आई डोंट थिंक कि कोई भी इंसान जो नॉर्मल होगा वो हंसना नहीं चाहता होगा। तो दूसरा ये कि ह्यूमर के थ्रू, और मैंने अपने टीचर्स से ये सीखा, स्पेशली कुछ ऐसे टीचर्स थे जो जिन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया, कि जो ज्यादा ह्यूमरस थे, जो फनी थे, या जो बड़े प्यार से और शुगर शुगर में पढ़ा देते थे, बंदा पढ़ भी जाता था पता भी नहीं लगता था, एंड यू कुड एक्सेल इन दोस सब्जेक्ट्स, पता नहीं कैसे। तो उससे मैंने ये सीखा कि यार ये तरीका जो है ना ये ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप सड़ी हुई शक्ल बना के आए कि जी बस ये जिंदगी है और ये मौत है और इसके बीच में जो कुछ है सब माया है। मर जाओ सारे मर जाओ। तो इसलिए आई चोज दैट जॉनर। Was it that easy for you? Because हमने तो देखा है कि लड़कियां जो है वो सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर भी लगानी हो तो वो भी 20 में से कोई एक ही सिलेक्ट होती है पिक्चर, और उसके लिए 20 पिक्चर्स बनाई जाती हैं कि द बेस्ट वन जो होगी वो मैं सोशल मीडिया पे डालूंगी। ये जहन में आया नहीं कि जब लोग देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, और जब मैं फनी कोई बात कर रही हूँ या कॉमेडी अपने लिए चूज कर रही हूँ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो पीपल विल नॉट टेक मी सीरियसली इन माई रियल लाइफ। तो ऐसे कोई फियर्स का सामना आपको था, या इट वॉज जस्ट योर सेल्फ के नहीं मुझे अपनी बात को मनवाना है, वो चाहे जिस भी मीडियम में आए वो मुझे करनी है, जिसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ? हुई थी, कह लें कि मैं हेजिटेट की थी। और जी जी, आपकी आवाज दरमियान में से गायब हो गई है, इसको कर लीजिए थोड़ा। अब बताएं, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। क्या? अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बहुत हेजिटेट करती थी, और मैंने इनिशियली सारे मेल्स वाले रोल्स किए, और अगर फीमेल वाले भी किए तो फुल रूप बदल के किए कि मैं पहचानी ना जाऊँ। आई वाज दैट हेजिटेंट एट दैट टाइम, और मैं स्केचेस बनाती थी।
जैसे मेरी फर्स्ट वीडियो जो थी, वेरी फर्स्ट वन, दैट वाज अबाउट हाउ बॉयज टेक पिक्चर्स एंड आई वाज अ बॉय इन दैट। फिर उसके बाद थी हाउ बाइकर बॉयज, एनोइंग बाइकर बॉयज, वो फिर बॉयज पे थी और उसमें भी मैं बॉय थी। इस तरह फिर थी हाउ टू अवॉइड रोड हरासमेंट होगी, उसमें मैंने पूरा कवर किया हुआ था, पहचान ही नहीं जाऊँ ना। लेकिन फिर मुझे अंदाजा हुआ कि अच्छा, एक उसके बीच में एक चीज ये आई कि मैंने अपने उस पैशन को परस्यू नहीं किया, because I did not focus well on that and I had my focus on other things, especially my mental health. और वो इतनी ज्यादा बुरी तरह इन्फ्लुएंस हुई थी कुछ चीजों से, जो कि काफी अरसे से एक प्रोलॉन्ग डिप्रेशन था जो कि एकदम से बहुत स्वेयर हो गया। और इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दैट आई लेफ्ट एवरीथिंग दैट आई वाज पैशनेट अबाउट। मुझे सिंगिंग का, डांस का, वीडियोस का, जिस जिस चीज का शौक था मैंने सब कुछ छोड़ दिया। पोएट्री लिखती हूँ मैं, मैंने वो छोड़ दी। इट everything seemed grey at one point of time और मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने को। Although I felt कि हाँ कुछ रह रहा है पीछे, लेकिन फिर मैं सोची थी कि नहीं, क्या क्यों करूँ मैं, क्या जिंदगी का क्या मकसद है। But then when I made some changes in my own self, जब मुझे अंदाजा हुआ कि मैं कहाँ गलत हो सकती हूँ और मैं कहाँ खुद को फिक्स करने की कोशिश किस किस तरह कर सकती हूँ। I started talking about it. I let things out. वो जो एक पाइल बना हुआ था, एक वो lump in my throat था, burden on my heart था, वो सब मैंने निकालना शुरू किया। And then I found I found out कि मैंने कितने टॉक्सिक लोग इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं। I threw them out of my life कि भाई नहीं चाहिए नेगेटिविटी, थोड़ा रखो, क्वालिटी रखो। उसके बाद I came back on my channel once again with the support of my friends and my family। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो वो चल रहा है तो उसमें वही है कि यार बी योरसेल्फ, मतलब वो जो सार्कास्टिक बंदी है वो वही हूँ मैं वैसी ही हूँ। मैं उसी तरह जुगते ही लगाती हूँ, मैं उसी तरह सार्काज्म ही करती हूँ, मैं उसी तरह शक्लें बनाती हूँ, मैं तो बल्कि उससे ज्यादा करती हूँ। इफ यू आस्क माय फैमिली दे वुड टेल यू कि ये पूरी जोकर है। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट, अगर आपकी इस तरह से बात करने से किसी के भी माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है या कोई अच्छा मैसेज दिया जा सकता है तो व्हाई नॉट। जिसने That's पसंद quite करना होगा करने का। that's quite commendable। मुझे बहुत करेजियस आपका ये स्टेप लगा और मैं एंजॉय भी उतना ही ज्यादा करती हूँ जब आप बहुत मुख्तलिफ मुख्तलिफ शक्लें बना के तो वीडियोस अपनी अपलोड कर रही होती हैं, तो दैट्स रियली वेरी फनी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिल्म मेकिंग के इस शौक के साथ साथ ये जो ट्रेनिंग का आपका एक पैशन है कि मुझे लोगों की जिंदगियों को बदलना है, उन्हें वो चीजें सिखाना है जो कि वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के अंदर या स्कूल के अंदर नहीं सीख पाते, कैसे परसू करना चाहती हैं अपने करियर? उसके लिए आई स्टार्टेड विद मैंने क्योंकि 3 साल गवर्नमेंट में सर्व किया है और वहाँ पे रहते हुए मैंने द एरिया दैट आई वाज की रज के सेशंस किए हैं, ट्रेनिंग किए हैं। और जो जो इस तरह के टैबू और इस तरह के टॉपिक्स है जिनके अब जैसे स्टूडेंट करियर काउंसलिंग का ऐसा वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हर बच्चे ने डॉक्टर, टीचर, पायलट बन जाना है, दैट इज इट। एंड व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग अबाउट देयर पैशंस तो पता लगता है कि नहीं, ये बच्चे तो हमसे भी ज्यादा वोक हैं। बच्चे ने साइकोलॉजिस्ट बनना है, किसी को पेंटर बनना है, किसी को फोटोग्राफर बनना है, वो भी लैंडस्केप फोटोग्राफर। मतलब ऐसी बातें उस एरिया से जब निकली तो अंदाजा होता है कि यार the world needs a platform and the world needs people who speak up and motivate others and tell them कि yes, if you're passionate about something, this is the way to follow it। या फिर if there is a skill that I possess, अगर मैं उसको दूसरों तक पहुंचा सकूं और किसी का फायदा हो जाए उससे, तो आई थिंक कि उससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी। आपका वो कह लें कि सदका जारिया, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन इन दिस वर्ल्ड। तो इसीलिए वहां से मैंने शुरू किया। फिर एक विलेज में एक कॉलेज है जो कि पहले स्कूल था और वहाँ पे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर काफी ज्यादा काम हुआ। उसमें आई ट्राइड टू प्ले माई पार्ट जितना लिटिल बिट हो सका। और इस वक्त वो कॉलेज है, वहाँ पे मैं टीचर्स को पेडागोजी ट्रेनिंग दे रही हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ट्रेनिंग दे रही हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेल एंड दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट माशाल्लाह। और इसी तरह से अभी एक रहनुमाई है प्लेटफॉर्म, आई थिंक आप अवेयर होंगे शायद उससे, ये हाफिज अवैस अफजल का। तो उसमें ही इज ऑलरेडी वर्किंग अ लॉट फॉर द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ। तो और वो स्किल्स जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लेकिन वो इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं दिए जा रहे हैं। उसके लिए आपको वोकेशनल इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन ट्रेनिंग या कोर्सेरा या यूडेमी ज्वाइन करना पड़ता है। तो उस तरफ फिर मुझे था कि हाँ इसके लिए काम करना चाहिए। एंड आई
agreed to join them as well. फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर में क्या अपने आप को करते हुए आप ज्यादा देखती हैं? बिकॉज यू आर ए राइटर, यू मेक वीडियोस, आप गाती भी हैं, फिर आप ट्रेनिंग्स भी करवाती हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। क्या आप सारी चीजों को साइमल्टेनियसली लेकर आगे चलना चाहेंगी, या आप देखती हैं कि फ्यूचर में कोई एक या दो चीजें आप इसमें से ज्यादा कर रही होंगी? एंड व्हाट आर दोस थिंग्स? अच्छा, कुछ चीजें हैं जो मेरा पर्सनल पैशन है, जो कि विच इज नॉट फॉर पब्लिक। मैं आपको अगर दिखा सकती हूँ, मैं पीछे दिखाती, मैंने अपनी वॉल के ऊपर वो चीजें लिखी हुई हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ, what is for public, what is for myself, what is for my satisfaction and happiness, and how I would do this, how I would spread that. तो अब उसमें जो ये सिंगिंग हो गई या डांसिंग हो गई, इस तरह की चीजें, these are my personal passions. राइटिंग हो गई, I don't want this to, you know, I don't want to be known as a singer. Wow, Nimra Nasir is a singer, because I'm not. I know I cannot reach that level. तो मुझे लगता है कि मैं अगर अपने लिए गा लूं कभी इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी पे लगा दिया, तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ. लेकिन आई एम नॉट अ लर्नड सिंगर, और दैट इज जस्ट फॉर माई सेल्फ. लेकिन हाँ, ये जो ट्रेनिंग वाला, कम्युनिकेशन वाला मेरा जो एरिया है ना, ऑफ कह लें कि एरिया, माई फोर्टे इज कम्युनिकेशन. तो उसमें ट्रेनिंग्स हो गई, वीडियोस हो गई. आई थिंक दीज बोथ आर मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड आई वांट टू स्टिक टू बोथ ऑफ देम, बिकॉज वीडियोस जो मैं बनाती हूँ वो चीजें जो बिल्कुल ही आउट ऑफ माय हेड, वो चीजें जो जो मैं सोचती हूँ, जिस तरह से मैं सोचती हूँ उस तरह डिलीवर करना चाहती हूँ. और ट्रेनिंग्स वो हैं जो कि एक सेट पैटर्न पे अलॉन्ग विद क्रिएटिविटी लोगों को इन्फ्लुएंस करने, उनकी लाइफ चेंज करने के लिए, या उनके कुछ उनकी बेहतरी के लिए कुछ आप कर सकें. तो ये दो चीजें जिनको मैं साथ लेके इंशाल्लाह चलना चाहती हूँ. मेरा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस वक्त ये दो है. यानी कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग्स के ऊपर आप ज्यादा फोकस करना चाहेंगी फ्यूचर में. व्हाट आर सम स्टेप्स जो कि आप समझती हैं कि खवातीन अगर ये चंद चीजें करना शुरू हो जाएं, तो दैट इज हाउ दे कुड एम्पावर अदर वुमेन? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि एक्सेप्टेंस. सबसे पहले कबूल करना कि हाँ, मेरे अलावा भी दुनिया में खवातीन है भी जो कुछ कर सकती हैं. इस चीज को कबूल करना बहुत जरूरी है कि आई एम नॉट द ओनली वन, आई एम नॉट द परफेक्ट वन, आई एम नॉट द बेस्ट वन. Even if I'm the best, there are many other people who could be best in their fields and who are women. पहली चीज एक्सेप्टेंस है. दूसरी चीज एक्नॉलेजमेंट है कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ वो एग्जिस्ट करती हैं, अब ये एक्नॉलेज भी करो कि हाँ दे आर डूइंग वेल, माशाल्लाह दे आर ग्रोइंग. एंड तीसरी चीज है उनके साथ नेटवर्किंग. नेटवर्किंग इस तरह से कि आप उनको जानते हो या ना जानते हो, अगर आपने उनका काम देखा है कहीं, इफ यू आर प्रमोटिंग देयर वर्क इन सम वे, इफ यू आर टेलिंग योर फ्रेंड्स कि यार दिस इज अ वुमन हु इज डूइंग अमेजिंग वर्क. अब आई रिमेम्बर कि आपको मैंने फॉलो करना शुरू किया था पुआन के जो इलेक्शंस हुए थे तब से, और मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी थी एंड आई वाज लाइक यार डैम दिस वुमन, आई नीड टू टॉक टू हर. एंड आई सेंट यू अ फ्रेंड रिक्वेस्ट एट दैट टाइम. तब मैंने आपको भेजी थी. आई थिंक आपने तभी मुझे ऐड भी कर लिया था. एंड एट दैट टाइम आई वाज working on a proposal which was about again mental health, because this is very close to my heart as well. तो मतलब आपके बारे में मैंने काफी लोगों से बातें भी की थी कि यार ये बंदी इतना कमाल का काम करती है, ये वो. तो it's not just about you, like every other woman who is doing something, we need to network with them, we need to support them, we need to know them, and we need to be there for them अगर उनको हमारी जरूरत हो किसी भी तरह से. आई थिंक ये पॉइंट जो है ना, मतलब आप कह दें, मुंह से कह रहे हैं कि हाँ जी मैं तो बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट की वो, मैं तो यहाँ पे अलंबरदार हूँ और मेरे से आगे कोई नहीं है, और जब बात आती है उनकी सपोर्ट करने की, तो आप उसी खातून को की टांग खींचती हैं जो आपके पैरेलल आके खड़ी हो जाए जस्ट बिकॉज यू आर इनसिक्योर. तो ये दिस इज हिपोक्रेसी. तो आई थिंक ये स्टेप्स होने चाहिए कि यू फर्स्ट accept their presence, you acknowledge their work, you support them, and you network with them, and you grow together. That's excellent. मेरे ख्याल में एक तो ये जो you shine, I shine. Yes, there is always a better person to replace you. ये एक mindset हमें हमेशा रखना चाहिए कि हम जितने भी बेहतरीन क्यों ना हो, there is always a better person than us. और वो कम्युनिटी में हमारे इर्द गिर्द ही लोग मौजूद होते हैं. दूसरा एक बड़ा अहम I just want to add something कि हमें यहाँ जो है ना ये इनसिक्योरिटी तब आती है जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं. लेकिन मैंने जो चीज सीखी है अपने इस जर्नी में वो ये है कि मैंने
को खुद से कंपेयर किया है बहुत बहुत सालों तक, कि मैं पहले क्या थी और मैं वो जो जर्नलिंग करती थी और मैं लोगों से पूछती थी यार मुझ में कोई चेंज है पहले जैसे मैं थी और अब जैसी मैं मूव रही हूँ, फाइंड एनीथिंग पॉजिटिव, एनीथिंग बेटर, एंड व्हेन आई गेट टू हियर कि यस दिस हैज इम्प्रूव्ड, या दिस इज समथिंग दैट यू हैव एडेड टू योरसेल्फ, दिस इज समथिंग व्हिच वाज बैड एंड यू हैव रिमूव्ड इट, मुझे बहुत खुशी होती है कि यार ठीक है भी कुछ किया है। तो आई थिंक कि खुद से कंपैरिजन सबसे ज्यादा जरूरी है, दूसरों से कंपैरिजन करने के लिए दुनिया बैठी है, आप बस अपने आप को देखें कि एम आई बेटर देन माय लास्ट वर्जन, आई थिंक दैट वुड हेल्प यू ग्रो। ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है जो कि आपने कही है कि हमारा जो कंपैरिजन है वो हमारे अपने साथ होना चाहिए। दुनिया में कोई हमारे जैसा नहीं है जिसके साथ हम कंपटीशन कर सकें, बिकॉज एवरीबॉडी इज यूनिक। हम अपनी एट्रीब्यूट्स के साथ, अपने ट्रेड्स के साथ, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस के साथ होते हैं। सो कंपैरिजन तभी किया जा सकता है अगर दो लोग हर लिहाज से इक्वल हैं, जबकि हम शक्ल में इक्वल नहीं होते, हम अकल में इक्वल नहीं होते, हम सलाहियतों में इक्वल नहीं होते, हम वीकनेसेस में इक्वल नहीं होते। सो कंपैरिजन नहीं बनता। एक तो अपना कंपैरिजन अपनी जात के साथ करना चाहिए, दूसरों से दोस्ती करनी चाहिए, दूसरों से अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। जैसे आपने नेटवर्किंग की बात की, सो दूसरों से ताल्लुकात अच्छे बनाने चाहिए, ताकि जहां पे कहीं आप किसी को हेल्प कर सकें तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, और जहां पे कोई दूसरा हेल्प कर सके तो आपको उसे हेल्प के लिए कह भी देना चाहिए, आप उसे कह सकते हैं। दूसरा जो एक अहम नुक्ता मैंने देखा है कि आप जैसे जैसे प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे दरीचे वहां होते हैं। एक मुझे बहुत अहम लगता है मर्दों के लिए भी, और खास तौर पे मैं खवातीन की बात करूंगी, कि अबंडेंस का माइंडसेट जरूर अपनाने की तरफ जाएं। देयर इज ऑलवेज अ सक्सेस फॉर एवरीबॉडी। हमें ये अगर यकीन हो कि हर शख्स के पास सक्सेस आ सकती है, जितनी कोई मेहनत करेगा उतना वो हासिल कर लेगा, तो यकीनी तौर पे हमारे अंदर जो इनसिक्योरिटीज हैं वो फिर खत्म होने की तरफ जाती हैं, वो डेवलप नहीं होती। कोई एक मैसेज जो आपको देखने वाली जो खवातीन हैं उन्हें दे सकें, जो वो टेक अवे के तौर पर आज की आपकी इस कॉन्वर्सेशन से लेके जा सके। मैसेज मैं ये दूंगी कि आप चाहे प्रोफेशनल वर्क में हैं, आप चाहे एक हाउसवाइफ हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप किसी की दोस्त हैं, आप किसी भी रिश्ते में किसी के भी साथ हैं, डू योर बेस्ट, एंड ऑल्दो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, बट डू नॉट फियर कि जी अगर मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला तो दैट मीन्स कि मेरी मेहनत रायगा गई, बिकॉज अल्लाह किसी की मेहनत किसी भी फॉर्म में रायगा नहीं जाने देता। और ये कंपेयर करना छोड़ दें कि जी फलां जो है वो ये कर रही है इसलिए वो मुझसे आ गया। हो सकता है कि अगर आप घर संभाल रही हो और जो फलां आपसे आगे आपको लगती है वो शायद उतना अच्छा घर ना संभाल सके, या हो सकता है आप फैमिली भी संभाल रही हैं और वर्किंग वुमेन भी हैं और आप बच्चों को भी देख रही हैं, तो शायद आपसे बेहतर वो कोई और ना कर सके। तो यू शुड जस्ट थिंक अबाउट हाउ यू कैन बी योर बेस्ट वर्जन, और इंशाल्लाह रिवॉर्ड आपको अल्लाह देंगे। और बस यही है कि support women around you, and please stop hating on each other, stop backbiting on each other. I think that's my message for all. और ये कि आप जो कर रही हैं आप बेहतरीन करिए। यानी पोलाइट हमें होने की, होता है। हम्बल होने की जरूरत है, और अच्छे रिलेशनशिप आपस में बढ़ाने की जरूरत है। आपने काफी ट्रेवल भी किया है, डू यू थिंक कि आपका ट्रेवल आपको शेप करता गया जैसे जैसे आप आगे जिंदगी में बढ़ती गई? बिल्कुल उस्मा, मेरी दो तीन चीजें हैं जिनने मेरा ट्रैवल ने मुझे बहुत चेंज किया है। एक तो ये है कि जैसे वो स्टीरियोटाइप्स की मैं बात करी थी ना, कि कुछ कंट्रीज के बारे में कंसेप्शंस बनी हुई हैं, जैसे हमारा इंडिया के बारे में जैसे ये कहा जाता है जी वो दुश्मन मुल्क है, ये वो है। और वो बचपन में मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट ये बन गया था कि इंडिया जो है ना वो हर इंडियन एक पग वाला ऐसे सिख होता है, बड़ी दाढ़ी वाला जो हाथ में तलवार लेके खड़ा होता है, और आप अगर उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो आपकी गर्दन काट देगा। This was the stupid mindset I had when I was like 5 or 6 years old, और उसके बाद भी काफी अर्से तक। थोड़े बड़े हो गए तो हाँ ये हो गया कि नहीं इतने भी पागल नहीं होंगे, वो भी हमारे तरह के इंसान ही होंगे। लेकिन जब मैंने ट्रैवल किया, वहां पे हमने रोड ट्रिप किया, उनके ढाबों में बैठ के खाना खाया, उनके घर विजिट किए, मतलब उनके पीस फोरम्स पे हम गए। वो अलग बात है कि पॉलिटिकली और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर वो अगेन वो एक पॉलिटिकल इशू है बहुत बड़े लेवल का। लेकिन अगर आप वैसे बात करें एज ह्यूमंस, तो यू लर्न के the world is all human, you know, कंट्रीज में इंसान ही रहते हैं। हाँ ये हो सकता है कुछ के नेशनल ट्रेट्स आपसे ज्यादा अच्छे हों जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अब एक तो ये चीज थी कि वो स्टीरियोटाइप टूटे। दूसरा ये था कि आई गेन्ड अ लॉट ऑफ करेज। मुझे
मुझे ऑपोजिट जेंडर से क्या, मुझे सेम जेंडर से भी जो स्ट्रेंजर्स से बात करने में, इंटरेक्ट करने में बड़ा एक प्रॉब्लम होता था. आई कुड नॉट टेक द इनिशिएटिव. ऑल्दो आई एम एन एम्बीवर्ट, ना मैं इंट्रोवर्ट हूँ ना मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं उसके बीच की लाइन की हूँ कहीं. और ये मेरा टेस्ट हो चुका है, दैट इज प्रूवन. मतलब मेरे रिजल्ट्स में ये आया कि यू डोंट फॉल इन ईदर कैटेगरी. आई वाज लाइक व्हाट. तो तो मेरे लिए वो, जैसे नेटवर्किंग इवेंट्स हो रहे हैं तो मेरे से हिल के किसी से हाय नहीं कहा जाता था. मैं सोची थी यार ये क्या सोचेगा, इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, रहने दो अपनी जगह पे खड़ी रहो, इज्जत इसी में. और इवन कि मैं एक दो दफा ऐसे नेटवर्किंग साइट्स पे वॉशरूम में जाके रोई. मैंने कहा यार क्या डर है तुम्हें, खा जाएंगे क्या, घर पहुंच जाएंगे. टॉक. मैं आपको मजे की बात बताऊं कि हर शख्स यही सोच रहा होता। एग्जैक्टली. And then matlab, even if you're looking like a fool, you should just speak up. And then I actually went on a networking event. अभी वो Women of the World Festival हुआ था कराची में, मेरी फिल्म वहाँ पे स्क्रीन हुई थी. तो उधर I did not know anyone. उन्हें ऐसे देख रही थी तो मैंने फाइनली जाके एक बंदे को कहा, मैंने कहा excuse me sir, can you please take me to फलां फलां साहब. और फिर वो ले गया मुझे और फिर उसने सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया. और and then यूं दुनिया बदल गई, कहते हैं वक्त बदल गए, हालात चल बदल गए, जज्बात बदल गए. वो हो गया. तो दूसरा ये था कि वो करे जाता है आपने ना, ट्रैवलिंग से, स्ट्रेंजर से बात करने से करे जाता है. तीसरी चीज जो आप सीखते हो ये है कि हर हर मुल्क में, हर शहर में जहां जहां आप जाते हो वहां के जो अच्छे ट्रेड्स होते हैं. जैसे मैंने कामों की, मैं आपको बताया कि 3 साल मेरी पोस्टिंग रही है, मैं उसको भी ट्रैवल में शामिल करती हूँ. हालांकि लोग जो है वो सिर्फ अब्रॉड को ट्रैवल समझते हैं. तो मतलब वहां पे मैंने ये सीखा कि पीपल आर सो हॉस्पिटेबल. वो आपको घर से आप खाना खाए बगैर निकलने नहीं देते, लड़ पड़ते हैं बाकायदा कि नहीं आपने खाना नहीं खाया. ऑल्दो आई वाज एन ऑफिसर, मैं वहां पे मतलब मैं प्रोफेशनली उनके विजिट्स करती थी. एनजीओस के हो गए जिनके घरों के साथ एनजीओस के होते थे पार्ट. बट वो कहते थे नहीं, खाना खाए बगैर आप जा ही नहीं सकती, हमने आपको रिपोर्ट ही नहीं देनी अगले मंथ की. इस तरह का ना, हालांकि हम लाहौर में इस तरह का नहीं करेंगे कभी भी. मुझे नहीं लगता कि हम इतने हॉस्पिटेबल होंगे. कभी ऑफिस में खाना बन के आ रहा है, इस तरह की चीजें. फिर जैसे जर्मनी में था कि वहां पे देखा कि प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं वो, ट्रैश कैंस तो अलग है वहां पे, वो उनकी मशीन्स थी जिसके अंदर वो बॉटल्स डालते थे और उससे उनको आई थिंक 1 या 2 यूरोज मिलते थे पर बॉटल. तो दे ट्राई टू कीप देयर, जैसे कहते हैं ना कि वो इस्लाम जब नया नया जब वो उसका तबलीग चल रही थी तो हर किसी को सवाब का कंपटीशन होता था. सहाबा का नाम रज़ी अल्लाह तआला का सवाब का कंपटीशन होता था, मुझे सवाब मिले, मैं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करूं इस्लाम के लिए. तो वही वही चीज जो है ना वो वहां देखने में मिलती है. वो जैसे मुझे याद नहीं आ रहा ये किनका कॉल है कि मैंने पूरा यूरोप देखा, वहां पे मुसलमान कोई नहीं था, इस्लाम नजर आया. फिर मैंने पाकिस्तान देखा, यहाँ मुसलमान बहुत था, इस्लाम नहीं था. तो वही बात है कि वहाँ इस सफाई निस्फ ईमान वाला कॉन्सेप्ट इतना आपको क्लियरली दिखता है. और फिर आप आके सोचते कि यार मैं चलो अपना पार्ट तो प्ले करूँ ना, मैं अपनी तरफ से अपनी रोड पे शॉपर ना फेंकूं, अपनी गाड़ी में शॉपर रख लूँ, उसमें जंक फेंक. तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो इस तरह की ट्रैवलिंग से आपको नजर होता है कि यार दिस इज अ ट्रेड दैट आई शुड अडॉप्ट. तो ये चीजें मैंने ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग. आपका पर्सपेक्टिव चेंज करती है और आपको बताती है कि हर जगह इंसान बसते हैं, सेम जज्बात वाले, सेम एहसासात वाले, और आप बहुत कुछ लर्न करते हैं एक दूसरे के साथ. ये एक्सचेंज एक्सपीरियंस एक होता है. आप अपना कल्चर देकर आते हैं, अपनी तहजीब देकर आते हैं, और उनका कल्चर, उनकी तहजीब के कुछ पॉइंट्स जो है वो साथ लेकर आते हैं. थैंक यू वेरी मच नम्रा, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया. और आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट कि जो आप काम कर रही हैं थ्रू योर वीडियोस, आई रियली लव दोस. मैं टाइम एंड अगेन आपको बता रही हूँ, आई रियली थैंक लव यू सो दोस. मच. और कीप डूइंग इट. जितने भी अहम टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप बातचीत करती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनने वाले लोग जरूर मौजूद होते हैं जिन्हें आपकी बातें हिट करती हैं और बहुत सारे जहन बदलने की तरफ जाते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो टुडे. आप लोगों थैंक यू से सो बात मच. करते हुए एक मैं चीज कहूंगी कि यूजुअली हम इस बात का क्रेडिट लेते हैं जब भी हम किसी से मिलते हैं और लोग कहते हैं कि ओहो आप तो बिल्कुल नहीं बदले, आप तो बिल्कुल पहले जैसे हैं. तो मुझे ये बात कुछ ज्यादा समझ नहीं आती. अगर कोई शख्स ऐसी बात मेरे साथ करता है तो मैं यूजुअली परसीव करती हूँ कि ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है. इसका मतलब है कि जब ये शख्स मुझे या ये खातून मुझे 2 साल पहले मिली थी तो मेरे अंदर कोई भी मुस्बत तब्दीली नहीं आई. हमें अपनी अंदर जो है वो हर गुजरते महीने, हर 6 माह के बाद, हर साल के बाद जरूर रिव्यू करना चाहिए कि क्या चेंजेस मेरे अंदर पॉजिटिव आई हैं और क्या ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो कि मैंने एलिमिनेट करने की तरफ मैं गई हूँ या गया हूँ. अपने साथ साथ आपका जो भी जेंडर है, आप खातून हैं तो दूसरी खवातीन को बेहतर बनाने में
कहीं पे भी आप उन्हें सपोर्ट कर सकती हैं, थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर जेस्चर, थ्रू योर फोन कॉल्स, या आप उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती हैं, तो वो जरूर क्रिएट करने की तरफ जाएं। बिकॉज खवातीन के हवाले से मैं पर्टिकुलरली बात करूंगी कि हम तमाम लोग जो हैं वो इस नए एरिया के अंदर एक ट्रांजिशनल फेज में है, जहाँ पे कुछ चीजों की हमें समझ आ गई है, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो कि सीखना बाकी है। और जो लोग आगे जिंदगी में बढ़ चुके हैं वो अपने पीछे आने वालों को, जो कि उन्हीं रस्तों के मुसाफिर हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं उन्हें सिखा सकते हैं, छोटी छोटी बातें उन्हें बता सकते हैं, जो कि मे बी वो इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज दे डोंट नो। सो एक दूसरे का हाथ थामिए और जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू वेरी मच। कल एक और गेस्ट के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। सो अभी तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे और नम्रा को। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।